नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। अर्नब गोस्वामी जो कल तक सरकार के हर फैसले पर ताली बजा रहे थे, आजकल वो कई बार सरकार की क्लास लगाते हुए भी नजर आ रहे थे। इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर न्यूज रूम तक बस यही चर्चा आम हो गई थी कि अर्नब गोस्वामी को हो क्या गया है, और ये देखकर कुछ लोग हैरान भी थे। अचानक टैक्स पेयर्स की बात अर्नब गोस्वामी कर रहे थे, सड़कों पर मरते युवाओं पर चिंता जता रहे थे और खुलकर पूछ रहे थे कि खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लोग मर क्यों रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो वो एलपीजी की बढ़ती कीमतों और एनर्जी क्राइसिस पर भी सीधे मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि जब मिडिल ईस्ट में हालात पहले से ही तनावपूर्ण थे तो सरकार ने पहले से तैयारियां क्यों नहीं की। वो ये साफ कह रहे थे कि बीजेपी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम चुप रहेंगे। ये सुनकर लोगों को सच में लगने लगा कि शायद अर्नब का नया अवतार आ गया है। यहाँ तक कि आजकल वो बड़े कॉरपोरेट्स घरानों और उनके बढ़ते दबदबे पर भी सवाल उठा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक खबर सामने आती है जिसने अर्नब गोस्वामी की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। दरअसल उद्योगपति अनिल अंबानी, उन्होंने अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल पर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस लगा दिया है। अंबानी जी का कहना है कि रिपब्लिक टीवी ने उनकी इज्जत को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। अंबानी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का केस किया क्योंकि उनका ये कहना है कि रिपब्लिक टीवी पर उनके बारे में ऐसी खबरें दिखाई गई जिससे उनकी इज्जत को भारी नुकसान पहुंच गया है। उनका कहना है कि चैनल ने उन कंपनीज जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के मामलों को उनसे जोड़कर दिखाया है जिन पर ईडी की जांच चल रही है। जबकि उनका ये तक कहना था कि इन कंपनीज के रोजमर्रा के कामकाज में वो सीधे तौर पर शामिल तक नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि वो 2019 में ही एक कंपनी के पद से हट चुके थे, उसके बाद भी किसी भी फैसले या संचालन में शामिल नहीं थे। लेकिन जो आर भारत था या अर्नब गोस्वामी का चैनल था, उसके बावजूद इन तमाम चीजों को लेकर जो था अंबानी जी को पर्सनली उनके चैनल पर टारगेट किया गया और इन सब चीजों के लिए उन्हें जिम्मेदार बताया गया। अंबानी का कहना था कि ये सब जानते हुए भी चैनल ने जानबूझकर गलत, बढ़ा चढ़ाकर और सनसनीखेज तरीके से खबरें चलाई उनके खिलाफ ताकि उनकी इमेज खराब हो जाए, और इसलिए उन्होंने कोर्ट से अब ये मांग की है कि इन खबरों पर रोक लगाई जाए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। और इस मामले की सुनवाई जस्टिस मिलिंद जाधव के सामने होने की संभावना है, और जहां पर यह तय होगा कि सच क्या है और क्या ये सही पत्रकारिता थी या फिर गलत रिपोर्टिंग। देखिए, पिछले कुछ समय से अनिल अंबानी के ऊपर तमाम तरह के आरोप तो लग ही रहे थे और पिछले कुछ समय से वो खबरों में भी बने हुए थे। इस बीच आर भारत ने कुछ ऐसी खबरें उनको लेकर दिखा दी जिस पर अब अनिल अंबानी को आपत्ति है, और अब ये पूरा मामला कोर्ट में चलेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि एक तरफ अर्नब गोस्वामी अब जाकर सरकार से सवाल पूछ रहे थे, अब वहीं दूसरी ओर वो कोर्ट कचहरी के पचड़े में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में अर्नब गोस्वामी जो है वो फंस गए हैं। अभी हाल फिलहाल की बात मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पत्रकारिता में फैक्ट चेक जो होता है ना, वो पत्रकारिता की आप कह सकते हैं कि एक तरीके से पहली शर्त होता है। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने मई 2025 के अपने एक शो में इस बुनियादी नियम की धज्जियां उड़ा दी थी। अर्नब गोस्वामी ने पूरे देश के सामने चिल्ला कर यह दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी का टर्की के इस्तांबुल में एक ऑफिस है जो देश के दुश्मनों के साथ मिलकर साजिश रच रहा है। सबूत के तौर पर उन्होंने एक आलीशान इमारत की तस्वीर भी दिखाई। लेकिन जब इस दावे की हकीकत सामने आई तो वो अर्नब जी की पत्रकारिता पर काला धब्बा बन गए। जिस बिल्डिंग को अर्नब गोस्वामी कांग्रेस का दफ्तर बता रहे थे वो असल में इस्तांबुल का एक सरकारी कन्वेंशन सेंटर था जहां पर इंटरनेशनल प्रदर्शनियां और मीटिंग्स होती थी। लेकिन यहां पर अर्नब ने इसे महज कांग्रेस शब्द से ये माप लिया कि ये जो इमारत है वो कांग्रेस की ऑफिशियल बिल्डिंग है, और यहां तक कि वो ये कह रहे थे कि यहां पर राजनीतिक साजिशें रची जाती हैं। और जब झूठ पकड़ा गया तो रिपब्लिक टीवी ने बड़ी चालाकी से इसे एडिटोरियल एरर यानी संपादकीय
गलती बता दिया और ग्राफिक टीम की चूक बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि क्या 20 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाले एंकर बिना किसी क्रॉस चेक के इतनी बड़ी खबर नेशनल टीवी पर चला सकते हैं? कांग्रेस ने इसे अपनी छवि धूमिल करने की एक सोची समझी साजिश करार दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट में 2 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा तक ठोक दिया था। पार्टी का सीधा कहना था कि अगर ये गलती थी तो इसे सुधारने के लिए माफी क्यों नहीं मांगी गई? क्या किसी की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देना सिर्फ एक ग्राफिक एरर हो सकता है? और सबसे बड़ी बात अब आप ये देखिए कि इस मामले के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 मार्च 2026 को अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल को समन जारी कर दिया। कोर्ट ने अभी उनके शो पर कोई रोक नहीं लगाई, लेकिन उनसे लिखित में जवाब मांगा है कि आखिर उन पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना क्यों ना लगाया जाए। और अब इस पूरे मामले पर 19 मई 2026 को अगली सुनवाई होगी। और सबसे बड़ी बात आप समझ सकते हैं कि अर्नब गोस्वामी अभी बॉम्बे हाई कोर्ट का ये मामला सामने आया। पीछे जो है इस मामले में अर्नब गोस्वामी की मुसीबतें बढ़ी हुई थी। 19 मई को जो है कांग्रेस दफ्तर वाले मामले को लेकर सुनवाई होनी है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब जो है अर्नब गोस्वामी कानूनी पचड़े में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि ये पहली बार नहीं है, कई बार अर्नब गोस्वामी जैसे वरिष्ठ पत्रकार से ये उम्मीद की जाती है कि वो जनता को सच दिखाए, फैक्ट चेक के साथ चीजें दिखाए, सरकार जहां गलती कर रही है वहां पर सरकार से सवाल पूछे और जो असल मुद्दे हैं जनता के उस पर बात की जाए बड़े बड़े नेशनल टीवी के उनके प्रोग्राम के अंदर। लेकिन वो क्या कर रहे थे, अभी आपको याद होगा जब ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला था, तब अर्नब गोस्वामी जो है किस तरीके की पत्रकारिता कर रहे थे और मीडिया ट्रायल के नाम पर वो क्या कुछ कर रहे थे हमने सबने देखा। रिपब्लिक टीवी ने उन्हें ड्रग एडिक्ट, साजिश करता, न जाने क्या कुछ कहा गया, कैसे कैसे प्रोग्राम्स जो थे वो रिया चक्रवर्ती को लेकर चलाए गए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर जो है बहुत हंगामा किया गया। एक तरीके से सीधे तौर पर कानून, जज, कोर्ट सब कुछ रिपब्लिक भारत बन गया था। अर्नब गोस्वामी ने अपनी डिबेट में दर्शकों से यह पूछना शुरू कर दिया था कि किसे जेल होनी चाहिए और किसे नहीं। जबकि सोचिए ये काम तो कानून का होता है, पुलिस का होता है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद सारी चीजें होती है, लेकिन सही गलत का फैसला ऑन द स्पॉट चैनल पर किया जा रहा था। और इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। कोर्ट ने साफ कहा था कि टीवी पर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना पत्रकारिता ही नहीं बल्कि किसी इंसान की इमेज खराब करने की कोशिश है। कोर्ट ने यह भी याद दिलाया था कि किसी की भी गिरफ्तारी या सजा तय करने का हक सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को है, न्यूज चैनल्स को नहीं है। लोगों ने उस दौर को पत्रकारिता के गिरते स्तर के तौर पर साफ देखा, जहां टीआरपी के चक्कर में एक इंसान को गुनहगार साबित कर दिया। पूरा का पूरा जो मीडिया सिस्टम जो था एक इंसान को गुनहगार साबित करने में जुट गया। इस कवरेज के बाद देखा गया कि किस तरीके से मीडिया जो है उस पर एक बड़ा धब्बा लग गया था उस समय भी। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जहां एक तरफ अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार जो है किस तरीके की पत्रकारिता कर रहे हैं, हाल फिलहाल में उनके सुर बदले तो उस पर भी कई लोगों को शक होने लगा कि भैया लगता है कि रिपब्लिक भारत जो है या अर्नब गोस्वामी जी का जो चैनल है वो कहीं ना कहीं माली हालात जो है उनके वो खराब चल रहे हैं, इसलिए अब वो जो है वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सोचिए इतने बड़े बड़े चैनल्स जिनके पास तमाम संसाधन मौजूद है उसके बावजूद जो है वो कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दे रहे हैं। वहीं आप देखिए दूसरे और कि किस तरीके से छोटे स्तर पर जो है लोगों को जो चैनल सच्चाई दिखाने का काम कर रहे थे उन पर भी किस तरीके से सरकारी डंडा चलता है, किस तरीके से कई चैनल्स को जो है अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको बताया कि कई चैनल्स को बंद कर दिया गया, उनके कई फेसबुक पेजेस को जो है वो बंद कर दिया गया। वहीं आप देखिए दूसरी ओर जो चैनल हिम्मत कर रहे थे सच दिखाने की, सच जनता तक पहुंचाने की, उन पर जो है किस तरीके की तमाम पाबंदियां जो है वो लगाई गई। देखिए हाल फिलहाल में गृह मंत्रालय ने हाल ही में ऑनलाइन कंटेंट्स पर सख्ती बढ़ा दी। सरकार ने क्या किया कि सोशल मीडिया और इंटरनेट पर डाले जाने वाले कंटेंट पर ज्यादा नजर रखना शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल के अंदर लगभग रोजाना आप कह सकते हैं कि 290 कंटेंट जो है वो हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए और कुल मिलाकर 1 लाख से ज्यादा ऑनलाइन पोस्ट या कंटेंट्स को ब्लॉक कर दिया गया। ये काम इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के जरिए किया गया, जैसे आईटी एक्ट 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत अधिकार मिला है कि वो सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये कह सके कि ये कंटेंट आप हटा दीजिए। अगर प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं करते तो उन्हें मिलने वाली कानूनी सुरक्षा भी खत्म हो सकती है। यानी पहले कंपनियां कह सकती थी कि यूजर ने पोस्ट
पोस्ट किया है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अब सरकार कहे तो उन्हें तुरंत हटाना पड़ेगा। अब आप ऐसे में सोचिए कि कोई व्यक्ति जो है किस तरीके से अपनी बात जो है खुले तौर पर जो है वो सोशल मीडिया पर रख पाएगा। और सबसे दिलचस्प बात तो आप ये देखिए कि जब पता चलता है कि ये नोटिस सिर्फ अपराध या गलत कंटेंट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई मामले में सरकार या उसके नेताओं से जुड़े पोस्ट भी हटाने के लिए कहे गए। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐसे कई नोटिस कई लोगों को मिले जिनके कुछ कंटेंट केंद्र सरकार या मंत्रियों से जुड़े हुए थे, और एक्स ने जब इन नियम को चुनौती दी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका जो है वो खारिज कर दी। सरकार का कहना था कि अगर कोई कंटेंट गैर कानूनी या हानिकारक है तो उसे 3 घंटे के अंदर हटाना जरूरी है। देखिए, एक तरफ तो ये कहा गया कि जो ये सारे कंटेंट ब्लॉक किए जा रहे हैं वो इस वजह से किए जा रहे हैं क्योंकि साइबर क्राइम जो है वो देश के अंदर बढ़ रहा है और इसी वजह से ये सारी चीजें की जा रही हैं। लेकिन इस बीच में ये भी देखा गया कि कई ऐसे अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक किए गए, उन्हें बंद करने का नोटिस दिया गया जो सरकार से या सत्ता से सीधे सवाल पूछ रहे थे। देखिए, भारत में साइबर अपराध जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या साइबर अपराध की आड़ में जो है उन आवाजों को दबाया जाएगा जो सरकार या सत्ता से सीधे सवाल पूछती हैं? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के आंकड़ों के अनुसार 2025 में करीबन 29 लाख साइबर घटनाएं सामने आई, जो पिछले सालों के मुकाबले काफी ज्यादा है। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा मामले दिल्ली से सामने आए। यानी सरकार का कहना है कि सख्ती जरूरी है ताकि ऑनलाइन फ्रॉड, फेक न्यूज और साइबर अपराध को रोका जा सके। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सवाल उठता है कि क्या इस सख्ती के नाम पर अभिव्यक्ति की आजादी पर असर पड़ रहा है? क्योंकि जब संदिग्ध या सरकार विरोधी कंटेंट हटाया जा रहा है तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि क्या वो वाकई गलत था या सिर्फ किसी की राय थी। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ सरकार ये कह रही है कि वो इंटरनेट को सेफ बना रही है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों के मन में ये सवाल कौंध रहा है कि कहीं सुरक्षा के नाम पर हमारी आवाजों को तो नहीं दबाया जा रहा। और कई जो अकाउंट्स ब्लॉक किए गए, बंद किए गए, वो तमाम खबरें तो मैंने आपको बताई। बहरहाल आप लोग इन खबरों पर अब क्या कुछ कहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।